देखो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो ग्रेविटेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन है। चैप्टर नंबर आपका 8 है। ठीक है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 8 था, बट लेकिन अब जो नई वाली बुक जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर है? 7 चैप्टर है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अभी जो हम करने वाले हैं वो ग्रेविटेशन करने वाले हैं। ग्रेविटेशन को पूरा प्रॉपर अच्छे से हम उसे करेंगे। ठीक है, देख ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? इस पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हर एक कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। बात समझ में आ रही? ठीक है, इस पूरी दुनिया में हर एक कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। बट ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, ये ग्रेविटेशन है। क्या ये? ग्रेविटेशन। बट अगर ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी की स्पेशल केस है। ग्रेविटी क्या है? एक स्पेशल केस। देख मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ए है, ओ ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स इतना भी ज्यादा नहीं होता कि एक दूसरे के क्लोज हो जाए। जैसे इसमें इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन है तो ये थोड़ी कि ये पास आ जाएंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पे। बात समझ में आ रही? ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट लेकिन जब मैं ग्रेविटी की तरफ जाता हूँ, किसकी तरफ? ग्रेविटी। तो जब हम ग्रेविटी के बारे में डील करते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है? देख, ग्रेविटी की स्पेशल केस है। ये ग्रेविटी की स्पेशल टर्म है और स्पेशल केस है जो हम अर्थ के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? अर्थ। जैसे देखिए अर्थ है, ठीक है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ ना तो बोल। तो देख इसका मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास एम है, और अर्थ की रेडियस यहां से लेके यहां तक कितना है? कैपिटल आर। कितना है बेटा? कैपिटल आर। तो हमारी जो अर्थ होती है इस दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमारी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। भाई अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ग्रेविटेशन में भी हमने यही कहा था कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ग्रेविटी में हम अर्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अर्थ की। कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। बात समझ में आ रही? ठीक है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही? ठीक है, एक बात और, बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट, इसका मास m है। देख ये अर्थ का सेंटर है। क्या है? ये अर्थ का सेंटर। यहां से लेके यहां तक क्या ये रेडियस है? क्या है ये? रेडियस। तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है। ओहो, ये ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? सेंटर की तरफ। किधर की तरफ? सेंटर। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? सेंटर की तरफ। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो कहां जाता? नीचे गिर जाता। कहाँ गिर जाता? सेंटर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये भी कहाँ जाएगा? सेंटर की तरफ। बहुत बढ़िया। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता ये भी कहाँ जाता? सेंटर। और यहाँ ऑब्जेक्ट होता कहाँ जाता? सेंटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और कितना एक्सेलरेशन होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे पास इसके बाद जो हम चलते हैं, हम चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। सबसे पहले किसकी तरफ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। चलो देखो, पता है ऐसा कहा था लोगों ने कि मतलब साइंटिस्ट न्यूटन बैठे थे और सेब गिरा और उन्होंने थ्योरी लिख दी। ऐसा नहीं है, लोगों की बहुत जिंदगियां गई हैं, बहुत टाइम पीरियड बाद ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया है। बात समझ में आ रही है? साइंटिस्ट न्यूटन ने 1665 में उन्होंने कहा, उन्होंने बोला बहुत सारे, पहली बात तो हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें भी ग्रेविटेशन का एक बार डिस्कशन हुआ है। उसके बेसिस पे बहुत सारी थ्योरी ली भी गई है। देखो जो साइंटिस्ट न्यूटन थे उन्होंने देखा कि एक सेब जो है वो नीचे की तरफ गिरा। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। फिर उन्होंने इस थ्योरी को उन्होंने पढ़ा, एक्सप्लेनेशन दिया, और एक्सप्लेनेशन देने के बाद उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हमारी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। बट इन्होंने और इसको डिस्क्राइब किया गया और इसको बताया। फिर हमें पता लगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या बेटा? m2। क्या है बेटा? m2। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अभी बहुत सारे पॉइंट है इसके, स्पेशल पॉइंट जो भी डिस्कस करूंगा, पहले आप सुनते रहो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ये मैंने कहा डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? r।
तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास के। किसके? प्रोडक्ट ऑफ मास। प्रोडक्ट ऑफ मास। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है? दोनों के बीच के डिस्टेंस के। बात समझ में आ रही है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपको मिला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, कांस्टेंट है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल G निकल के आया है बेटा, इसको बोलते हैं कैपिटल G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। देख वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? देख कैपिटल जी की मुझे यूनिट निकालनी है। ठीक है भैया, फोर्स यूनिट क्या होती है? रेडियस की यानी डिस्टेंस है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर का था मल्टीप्लाई, तो यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है? किलोग्राम, ये भी क्या है? किलोग्राम। ये नीचे आया यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, शानदार। यानी कैपिटल जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अभी तक मैंने आपको कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाया, आप सब कुछ 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने कोई स्पेशल कंडीशन नहीं बताई है। अब मैं आपको इसमें 11th क्लास वाला मटेरियल ऐड करके दूंगा। ठीक है, पहली बात, जितना भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो एक चैप्टर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट है। दो चार्ज के बीच में जितना फोर्स लगता है उसकी वैल्यू पता क्या होती है? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया आपको। फिर वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जितना भी आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो वो सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल किसकी तरह चलता है? ग्रेविटेशन की तरह। किसकी तरह? ग्रेविटेशनल। ये जो चैप्टर है बिल्कुल सेम ऐसे ही चलता है। अगर आप मासेस m1 m2 को, अगर आप मासेस m1 m2 किससे रिप्लेस कर दो? Q1 Q2 से। किससे? Q1 Q2। और इस कैपिटल G कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से, तो जितने भी फॉर्मूले आपके ग्रेविटेशन वाले हैं ना, वो सारे के सारे 12th वाले फॉर्मूले बन जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोल। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेके नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है? Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R। कितना डिस्टेंस है? R। तो फोर्स जो लगता है दो चार्जेस के बीच में, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है ना? और दूसरी तरफ ग्रेविटेशन में अगर देखें हम, तो मैंने कहा दिया एक बॉडी है, इसका मास m1, दूसरी बॉडी इसका मास m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? R। तो यहाँ फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये कुछ सेम सा नहीं है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जितना भी आप ग्रेविटेशन के फॉर्मूले बनते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एज इट इज बन जाते हैं। अगर आप Q1 Q2 को रिप्लेस कर दो m1 m2 से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिप्लेस कर दो किससे? ग्रेविटेशन कांस्टेंट से, तो पूरा हूबहू एज इट इज मैच हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 11th वाला पॉइंट मैंने एक ऐड किया, ये वाला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत जबरदस्त पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर यू कहा, साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा कि जो दो चार्ज, ये जो दो मास है m1 m2, इनके बीच में जो फोर्स है होती है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्या होती है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब जैसे आपने अभी चार्ज के बीच की फोर्स देखी, जैसे मान के चलो +2 कूलम्ब है, ये -2 कूलम्ब है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, प्रेम करेंगे या दूर जाएंगे? अटैक करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो यहाँ फोर्स है अट्रैक्टिव है। क्या है ये? अट्रैक्टिव। अगर ये भी +2 का हो जाता, क्या हो जाता? रिपल्सिव। क्या हो जाता? रिपल्सिव। बात समझ में आ रही है? तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। जो कूलम्ब्स फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। यानी सेकंड पॉइंट हमें मिला, F इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी फोर्स है बेटा? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स। बहुत ही बढ़िया, शानदार। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, आपने सुना है साइंटिस्ट न्यूटन का एक्शन रिएक्शन? रफ्तार ज्यादा तेज तो नहीं हो रही? मेन कंसर्न आप लोग भी हो, ये तो एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
आपने न्यूटन का एक लॉ सुना होगा, इस पूरी दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस कंडीशन को मैं उठा के रखूंगा। ठीक है, देखो मैंने कहा वही इस ऑब्जेक्ट का मास m1 और इसका मास कितना m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना r। m1 m2, F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू टू, बात समझ में आ रही है? ठीक है। और F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू वन। समझ में आ रही बात? अब सुनो, साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा कि भाई ये और ये बॉडी इसको इधर खींचती है और ये बॉडी इसको इधर खींचती है, बट जो दोनों की फोर्स लगाने की ताकत है वो बिल्कुल क्या एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है? सेम। बात समझ में आ रही है? यहाँ दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेम, बट डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट। डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट the force in Newton's law of gravitation is action reaction pair। ये कौन सी पेयर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, न्यूटन्स कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या ये? यानी ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। देख, जैसे ये m1 m2 है, तो ये m1 इसको इधर खींच रहा होगा, ये इधर आ, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। बात समझ में आ रही है? अब ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये कितना है? F12, कितना? F12। और हम ये पढ़ चुके हैं कि ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेम, बट डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट। बहुत ही शानदार। यानी F12 इज इक्वल टू माइनस F21। और तुम चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हो वेक्टर, तो इसलिए अब आपको वेक्टर आना चाहिए। मैंने आपसे जब वेक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है, आपने अगर पढ़ लिया तो पूरी 11th 12th में जब तक आप पूरी जिंदगी फिजिक्स पढ़ोगे जब तक वेक्टर आता रहेगा। बोलो बोलो क्या? इस पे? यहाँ? हाँ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, बिल्कुल सही है। ऊपर ही तो आएगा एरो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एरो ऐसे ही लगेगा। एरो ऐसे ही लगता है, चाहे फोर्स इधर लगे उधर लगे ऊपर नीचे कहीं भी लगे, फोर्स का डायरेक्शन एरो कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? एरो हमेशा ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स होती है कैसी होती है? एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, फटाफट इसे नोट करो।